नमस्कार, मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। आज व्यूज रूम में पोस्टमार्टम होगा भारतीय जनता पार्टी के ताजा तरीन राजनीतिक स्थितियों का। भारतीय जनता पार्टी मित्रों कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत ही गड़बड़ सारा मामला है। चारों तरफ विरोध के स्वर सुलगने लगे हैं। बगावती तेवर नेताओं के सामने आने लग गए हैं। 14 के बाद 24 के चुनाव परिणाम के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता की हिम्मत नहीं थी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ या फिर केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ, केंद्रीय नेताओं की भी हिम्मत नहीं थी कि वे कुछ बोल सके। स्थानीय नेता की बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए, जो मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जो पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष रहे, मोदी के सीनियर रहे, उनकी भी हिम्मत नहीं रही कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आईना दिखा सके और यह कह सके कि आप जो कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। मित्रों, 10 साल के बाद स्थिति बदल गई है। कहते हैं ना कि सब दिन होत न एक समाना, सब कुछ एक जैसा नहीं चलता है। समय के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ समय स्वयं खिलवाड़ करने लग जाता है। वही हुआ। हम समय के संकेत को नकारते चले गए। सावधान होने के बजाय अपने ही दंभ, अपने ही अहंकार को सहलाते रहे। आज समय जवाब दे रहा है। जवाब मिल रहा है नरेंद्र मोदी को, जवाब मिल रहा अमित शाह को। लोकसभा चुनाव के बाद मैं भी चर्चा इस शो में नहीं करूंगा कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, विपक्ष की क्या भूमिका है। मैं इस शो में केवल इतनी ही चर्चा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ हो रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश के परिणाम के ऊपर थी और देश के आम लोग, विपक्ष के लोग भी तमाम जो है उत्तर प्रदेश में अयोध्या की हार को उन्होंने बड़ी जीत बताया और अवधेश का स्वागत संसद में, संसद के बाहर किस तरह हुआ, किस तरह से अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मान दिया, राहुल गांधी ने सम्मान दिया है कि अयोध्या की हार संपूर्ण भाजपा की हार है, भाजपा की रणनीति की हार है, भाजपा की जो वैचारिक स्थापना उसकी हार है। ये तमाम प्रकार की कहानी हुई तो विपक्ष की निगाह भी उत्तर प्रदेश की तरफ और विपक्ष से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की निगाहें भी उत्तर प्रदेश पर ही टिकी रही। क्यों भाई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली। महत्वपूर्ण यह है कि बिल्ली के भाग्य से छिका टूट जाना, यही स्थिति हुई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कभी भी योगी पसंद के मुख्यमंत्री नहीं रहे। कई बार आपने तस्वीरों को देखा होगा कि किस प्रकार योगी जी की उपेक्षा, सड़क पर चल रहे हैं तो योगी ऐसे चल रहे हैं कि मानो कि एकदम निरीह प्राणी की तरह। मोदी के मिरेकल के सामने में योगी की तो स्थिति एक कार्यकर्ता से भी बदतर की रही। भले ही मुख्यमंत्री रहे, ताकतवर मुख्यमंत्री रहे, अपने सूबे में उनका खौफ था, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों योगी को चुनाव के पहले भी कमतर आंकने की कोशिश की, कमतर बनाने की कोशिश की, प्रभावहीन बनाने की कोशिश की। संजोग से लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया। परिणाम आ गया तो अब हो गया कि अब जो है अब योगी को चलता किया जाए और योगी की जो विरोधी ताकतें हैं वो सब गोलबंद होने लग गई। अब योगी को हटाया जाए, योगी का मिरेकल अब खत्म है। कोई यह कहने के लिए तैयार नहीं था कि यह चुनावी रणनीति जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह हमारा चाणक्य है। पता नहीं जो चाणक्य को जानते हैं, जो चाणक्य का सीरियल देखे हैं,
अगर अमित शाह पहले होते तो चाणक्य सीरियल देखने की आवश्यकता नहीं थी, अमित शाह को ही देख लेते, इन्हीं के ज्ञान, इन्हीं की रणनीति और इन्हीं के जो मेधा को देख करके और शांत हो जाते, सुख प्राप्त करते। उस सीरियल को भी देखने की आवश्यकता नहीं थी, उस इतिहास को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी कि चाणक्य ने इस देश के लिए क्या किया। फिलहाल अमित शाह को देखते, अमित शाह को देखने की जरूरत थी। अब मोदी जी का चाणक्य अमित शाह, और इनकी रणनीतिक हार हुई है, प्रधानमंत्री की हार हुई है। अब इस हार को सीधे तौर पर शिफ्ट कर दिया है योगी की तरफ। आज योगी ने करारा जवाब दिया है। योगी ने कहा कि मैं कोई बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं हूं, कि जो मन चाहे वह कर ले मेरे साथ में। किसी भी स्थिति में योगी कमजोर उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह हार केंद्रीय नेतृत्व की है। और यही बात आज चुनाव परिणाम के बाद पहली दफा योगी की चुप्पी टूटी, और जो हार को लेकर के जो चिंतन बैठक उत्तर प्रदेश में हुई, इसमें योगी को भी बोलना था, योगी बोले, उनकी चुप्पी टूटी। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास के कारण से हम हार गए, लेकिन जो सबसे बड़ा राजनीतिक बयान दिया, जिसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं, वह बयान है यह किसी एक की हार नहीं है, यह पूरी पार्टी की हार है। और हम लोगों को मिल करके फिर से पार्टी को मजबूत करना है, हम लोगों को मिल करके पार्टी को आगे बढ़ाना है। लेकिन यह हार सामूहिक हार है, मतलब इस हार में नरेंद्र मोदी की भी उतनी ही भूमिका है जितनी अमित शाह की। अकेले बलि का बकरा मैं क्यों बनूं? फिलहाल आप 3 दिनों से माहौल बनाया गया, जो अमित शाह के पक्षधर लोग हैं, जो विधायक हैं, वे योगी के खिलाफ में बयान देने लग गए, पूर्व सांसद के बयान आने लग गए। सबसे भ्रष्ट सरकार, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है और पहले भी लगा रहे थे, अब वही आरोप भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान निवर्तमान मंत्री, नेता, सांसद योगी पर लगाने लग गए। फिलहाल आज के बाद राजनीति की दिशा बदलेगी। निश्चित रूप से जेपी नड्डा का भाषण हुआ, जेपी नड्डा ने बड़ी पीड़ा व्यक्त की है, लेकिन योगी के बाद अब इसके 2 अर्थ लगाए जाएंगे। जो अमित शाह के निकटतम, अमित शाह जिन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वह है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य का भी भाषण हुआ, और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन की ताकत जब कम हो जाती है तो कोई भी सरकार दीर्घकाल तक नहीं चलती है, और कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है। अब मौर्य के इस भाषण का क्या अर्थ निकाला जाए? क्या यह मौर्य का उपदेश अमित शाह के लिए है? क्या मौर्य का उपदेश नरेंद्र मोदी के लिए है? या फिर केशव प्रसाद मौर्य का उपदेश अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजय कुमार बिष्ट, योगी आदित्यनाथ के लिए है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी का इतना बड़ा कद बढ़ गया है कि कार्यकर्ता निश्चित रूप से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन इसमें योगी की ही भूमिका क्या रही है? कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है। जो कार्यकर्ता जीवन लेकर के पूरी जिंदगी जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बान कर दी, उसकी उपेक्षा हुई। उसके बदले कांग्रेस के भगोरों को आपने सम्मान किया, सम्मान दिया, सांसद बनाया, विभागों का बंटवारा किया, उनकी देख रेख ज्यादा की। इसमें भूमिका किसकी है? क्या इसमें भूमिका अमित शाह की नहीं है? कांग्रेस से आए जो भी भगोरे थे, उनको सम्मान देने में क्या योगी की भूमिका बहुत बड़ी रही या नरेंद्र मोदी की भूमिका बड़ी रही? निश्चित रूप से केवल उत्तर प्रदेश में ही कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं रही, पूरे भारत में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा रही, और कार्यकर्ताओं के भीतर असंतोष, निश्चित रूप से वह असंतोष जो पहले पर्दे के पीछे था, वह अब सीधे तौर पर मंच पर आ गया।
तो मौर्य के भाषण के भी अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं। सामने में टारगेट में योगी हैं। योगी अकेले सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि संगठन बड़ा होता है, सरकार छोटी होती है। सरकार के सामने संगठन का ओहदा, संगठन का सम्मान बहुत बड़ा है। यह हो सकता है कि मौर्य संगठन के भीतर जान फूंकने की बात कर रहे हो या संगठन की ताकत को अपने पक्ष में करने के लिए, ऐसा कार्यकर्ताओं को सहलाने के लिए बात किए हो। फिलहाल यह चिंतन बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर बगावत के स्वर शांत होंगे या इसी तरह सुलगते रहेंगे। स्थिति उत्तर प्रदेश के बाहर भी ऐसी ही है। महाराष्ट्र की स्थिति भी इसी तरह से कमोबेश है और राजस्थान की स्थिति इसी तरह से चल रही है। वहाँ भी कैबिनेट मिनिस्टर करोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया। पहले से ही वसुंधरा राजे सिंधिया को भवन में है। अभी भी वह उनका गुस्सा शांत होता हुआ दिख नहीं रहा है। केंद्रीय नेतृत्व से वसुंधरा राजे सिंधिया का गुस्सा अभी भी सनातन बना हुआ है। फिलहाल पूरे देश में स्थिति अच्छी नहीं है। और जिस उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात करें तो उत्तरांचल में, जहां लोकसभा में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, इस उपचुनाव में हार गई। वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में हुआ। वहां हिमाचल प्रदेश ने छप्पर फाड़ करके मोदी जी को अपना सहयोग दिया, सारी सीटें जीती और सारी सीटें हार गई इस उपचुनाव में। तो कुल मिलाकर के पहाड़ मतलब हिमाचल और उत्तराखंड ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल मैदान पर लाकर खड़ा कर दिया कि नीचे में लाकर खड़ा कर दिया। चारों तरफ स्थिति ठीक नहीं है। वही स्थिति जो है झारखंड की है। झारखंड में संघ का जो है प्रांत प्रचारकों की बैठक चल रही है। वहां भी चिंता व्यक्त लोगों ने किया है, जो जनाधार घट रहा है। लेकिन आशा की बात यही है कि जो आम्बेकर हैं प्रचार प्रमुख संघ के, उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी बहुत आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी तक ठोस बातें इस देश में कहीं कुछ नहीं हो रहा है कि भाजपा किस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेगी। अब यही है कि अब बात अभी आई है कि भारतीय जनता पार्टी अब समरसता की बात नहीं कर रही है, समता की बात कर रही है। अब समता और समरसता के बीच क्या अंतर है, इसको लेकर के फिर अगले वीडियो में हम बहस करेंगे। फिलहाल ये बेहतर हो कि भारतीय जनता पार्टी आत्मचिंतन करे और जो जनता की भी अपेक्षा है कि यह सरकार के भीतर और जो भी चीजें हुई सरोकार घटित हो, जनापेक्षी राजनीति हो, लेकिन ढाक के वही तीन पात, बैताल फिर उसी डाल पर। और अब विपक्ष के संविधान और इनके संविधान की लड़ाई है। अब विपक्ष के हाथ से संविधान की प्रतियां हटी नहीं है। मोदी जी भले ही संविधान के सामने सर झुकाते हों, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि संविधान किसी किताब का नाम नहीं है, किसी पन्नों की गिनती नहीं है, काले अक्षरों का गठजोड़ नहीं है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आत्मा संविधान में बसती है। अगर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के सामने में आप सर झुकाते हैं तो वही सर झुकाना संविधान के सामने सर झुकाना होगा। केवल किताबों के सामने सर झुकाने से बात नहीं बनेगी। और विपक्ष के किसी आरोप के सामने कोई बड़ा आरोप गढ़ देने से पार्टी बड़ी नहीं होगी। पार्टी को कुछ अलग सोचना पड़ेगा, पार्टी को कुछ अलग करना पड़ेगा। 10 वर्षों में पार्टी ने जो सीखा है अनुभवों से और पार्टी ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, उसके क्या परिणाम आए और आगे क्या करना है, पार्टी को सोचना पड़ेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ में। हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही जो कहानी है, इस कहानी के कुछ पन्नों को आपके सामने मैंने खोला। फिर दूसरे वीडियो में और व्यूज रूम में जब हम आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।